हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी की जो है, इसमें बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने को है। डेट आपकी आ चुकी है, ठीक है। आपको पता है कि ये हमारी MGKVP को लेकर के पहली क्लास होगी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो हम आपको कम से कम समय में कवर करा देंगे, क्योंकि समय है नहीं। 13 तारीख से आपकी परीक्षा होने को है। टाइम टेबल आपका आ चुका है। टाइम टेबल आप सभी के पास होगा। देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, जिसमें आपका पहला पेपर 13 फरवरी 2026 को है। पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। 1 से 4 बजे तक, यानी कि 3 घंटे का आपका ये पेपर होता है, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस 10 होते हैं, बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जो कि 15-15 नंबर में आते हैं। तो इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर हमें क्लासेस करवा दीजिए, आप बाकी पढ़ाते हैं, हमारा नहीं पढ़ाते। तो मैंने कहा चलो एक आपकी क्लास करवा करके देख लेते हैं। यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं, बच्चे जुड़ते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हम आप आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी आपको पता है कि हम प्रॉपर तरीके से कानपुर यूनिवर्सिटी ही पढ़ाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, जहां से पेपर बच नहीं सकता और वो टॉपिक्स भी पेपर से नहीं बच सकते, वो टॉपिक्स हम आपके करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपका सिलेबस भी है हमारे पास बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का। मैं आपको बता दूं, एक बार देखिएगा, क्योंकि उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेपर ये रहा, देखिएगा, ये पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, जिसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम लोग यहाँ पे यूनिट फर्स्ट के टॉपिक करने वाले हैं। एजुकेशन फिलॉसफी के मीनिंग, रिलेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के अलग अलग प्रकार, जैसे औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, ठीक है, संकुचित शिक्षा, व्यापक शिक्षा, इसके बारे में हम लोग बात करें, यानी कि शिक्षा को पूरी तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, यदि आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे, तो उसके बाद हम लोग फिलॉसफी की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मेटाफिजिक्स है ना, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, इन सब चीजों की बात करेंगे। एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी आ जाती है, यहाँ पे कहा गया, शायद सेकंड यूनिट में है, हाँ। एक तो आपका ये जैसे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, यानी कि ये आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद हम लोग फिलोसफर्स की बात करेंगे, जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, इनको समझेंगे, ठीक है, और रसेल हो गए, एनी बेसेंट हैं, तो इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, शिक्षा का अर्थ क्या है, व्हाट इज एजुकेशन। हमारी बाकी वीडियोस में आपने देखा होगा, समझा होगा। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा है क्या, शिक्षा को समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखिए, शिक्षा एक प्रक्रिया है और मेरा उद्देश्य है कि मैं जल्दी जल्दी कवर कर दूं, तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। शिक्षा एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। यानी कि जन्म से लेकर के जब तक व्यक्ति कब्र तक नहीं पहुंच जाता है, उसका एजुकेशन प्रोसेस चलता रहता है। वो कहीं ना कहीं से सीखता ही रहता है। हम लोग परफेक्ट कभी होते ही नहीं है, ठीक है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अतः मनुष्य इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। हम हर स्टेप पर सीखते रहते हैं, ठीक है। यह मानव विकास का मूल साधन है। हमें कुछ भी करना हो लाइफ में, कैसे भी आगे प्रोग्रेस करनी हो, तो उसके लिए हमें पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। और जहां भी हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं, दैट इज आवर लर्निंग, दैट इज आवर एजुकेशन। वही हमारा अधिगम है, वही हमारी शिक्षा है। इससे व्यक्ति अपने जीवन में विकास की चरम सीमा तक पहुंचने की कोशिश करता है। हम अपने अंदर जो भी डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, जिस फील्ड में हम मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी पहले हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, और सीख करके ही अपने अंदर हम डेवलपमेंट लेकर के आते हैं। अपना आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, है ना, अपना कुल मिलाकर के सर्वांगीण होल डेवलपमेंट हम अपना कर पाते हैं। किसके माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से। और कहां पहुंच पाते हैं, विकास की चरम सीमा तक पहुंच पाते हैं। सर्वप्रथम बालक की शिक्षा उसके परिवार से शुरू हो जाती है। माता ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है। सबसे पहले बालक अपने पेरेंट्स से, माता से, पिता से, भाई बहन से, है ना, दादा दादी से, इन्हीं से तो सीखता है। तो बालक की शिक्षा कहाँ शुरू हो जाती है, बालक की शिक्षा जो है वो उसके परिवार से ही शुरू हो जाती है। माता ही उसकी प्रथम गुरु होती है। इसके बाद वो विद्यालयी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। प्यारे दोस्तों, आपके पेपर में शिक्षा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, ये सारी चीजें आपको लिख देनी है, ठीक है, यही लिखना है। चलिए,
मैंने बहुत डीपली आपका MGQVP का सिलेबस देखा है और उसी के हिसाब से आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही समझा रहा हूँ। देखिएगा, तो पहले उसकी शिक्षा कहाँ से, परिवार से शुरू होती है, माता प्रथम गुरु होती है। इसके बाद वो विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षक के संपर्क में आकर के शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, समाज से, समाज के सदस्यों से, मित्रों से व अन्य माध्यमों से व्यक्ति निरंतर कुछ न कुछ सीखता रहता है। समाज में, आस पड़ोस में बच्चा धीरे धीरे खेलने निकलता है, वहाँ से सीखता है ना, और समाज के सदस्यों से सीखता है, अपने फ्रेंड सर्कल में उनके साथ जब वो खेल रहा होता है तब उसकी लर्निंग चल रही होती है। और बाकी माध्यम, आजकल सबसे बड़ा माध्यम मीडिया आ गया है, तो इसके माध्यम से, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से बच्चा सीखता रहता है कुल मिलाकर के। इस प्रकार शिक्षा समाज में निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है, इसीलिए इसको गतिशील कहा गया है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। देखिए, आपके अंदर जन्मजात शक्तियां हैं जो आपको गॉड गिफ्टेड हैं, ठीक है, लेकिन जब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तब तक वो आपके अंदर की शक्तियां बाहर नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब जैसे मान लीजिए आपके अंदर भगवान ने आपको सिंगिंग की प्रतिभा बहुत अच्छी दी है, बहुत अच्छी आप गायक बन सकते हैं, लेकिन अगर उसकी आप प्रॉपर क्लासेस ना लें तो क्या आप के अंदर जो बहुत चरम सीमा तक आप पहुंच सकते थे सिंगिंग में, गायकी में, क्या वो निखर करके आएगी प्रतिभा? नहीं निखर के आएगी। चाहे कितना अच्छा गा लो, लेकिन जब तक उसकी प्रॉपर क्लासेस नहीं लोगे, किसी अच्छे सिंगर के अंडर नहीं रहोगे, तब तक नहीं सीख पाओगे। तो कहने का मतलब है जो हमारी जन्मजात शक्तियां हैं वो शिक्षा के माध्यम से ही बाहर निकल करके आ पाती हैं। उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। आपका जो भी ज्ञान है ना, आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, उसमें यदि आप ग्रोथ चाहते हैं, उसमें डेवलपमेंट चाहते हैं, तो फिर आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। और शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति सभ्य और सुसंस्कृत योग्य नागरिक बन पाता है। शिक्षा शब्द का सीधा साधा और सामान्य अर्थ सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। इट इज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या है सर? ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, चलिए, इस सीखने सिखाने का लक्ष्य है बच्चे का विकास होना। क्या है कि बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, कुल मिलाकर के बच्चे का होल डेवलपमेंट होना चाहिए। चलिए, ये तो हम समझ रहे थे कि आखिर एजुकेशन क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहां से क्वेश्चन खूब पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखिएगा, किसी, और हाँ, जो MGQVP के विद्यार्थी हैं हमारे, ठीक है, आपके पास समय बहुत कम बचा है। आपके कंप्लीट नोट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2 पेपर आपको मिल जाएंगे। आपका ये पेपर फर्स्ट और जो आपका पेपर सेकंड साइकोलॉजी का है, ये 2 पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9628182649। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके नोट्स के लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है। वहाँ आप बताएंगे कि सर हमको B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर MGQVP के नोट्स चाहिए, तो हम आपको फीस वगैरह बता देंगे और आप फीस पे करके ये 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देखिएगा, किसी शब्द की उत्पत्ति को जानने के लिए कि आखिर उस शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से है, ये जानने के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक होता है कि वो शब्द किस भाषा से प्रकट हुआ है। जैसे शिक्षा शब्द हिंदी भाषा का है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 2 शब्दों से मानी जाती है। कितने? शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 2 शब्दों से मानी जाती है। एक है शिक्ष धातु और दूसरा है साक्ष्य धातु। ठीक है, शिक्ष का अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना अथवा अध्ययन करना। साक्ष्य का अर्थ है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना और निर्देशन देना। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। चलिए, शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का पर्यायवाची है। ओके, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुछ शब्दों से हुई है, जैसे एडुकेटम, एडुसियर, एडुकेयर। ठीक है, एडुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना, मतलब किसी को सिखाना। एडुकेटम जो है, ये शब्द हमारा ई और डू को 2 शब्दों से मिलकर के बना है सर। इसमें ई का अर्थ होता है अंदर से, डूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। मतलब जब व्यक्ति अपने अंदर से, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर के आता है,
ठीक है, उसे कहते हैं शिक्षा, कि अब वो सीख रहा है, वो सीखने के लिए जब खुद प्रेरित होता है। लैटिन भाषा के एडुकेयर और एडुसियर शब्द भी शिक्षा के इसी अर्थ को प्रकट करते हैं कि व्यक्ति अंदर से जागृत होना चाहिए, उसके अंदर सीखने की प्रति एक लालसा पैदा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उसके अंदर। एडुकेयर का अर्थ है शिक्षित करना, टू एजुकेट, बाहर ले आना, टू ब्रिंग अप, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो शक्तियां उसको जन्मजात मिली हैं उनको बाहर लेकर के आना है या विकसित करना, टू रेज, उन शक्तियों को डेवलप करना है। एडुसियर का अर्थ है विकसित करना, बाहर निकालना, ठीक है। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों या गुणों को डेवलप करके उसका सर्वांगीण विकास करने की क्रिया से है। समझ गए आप? बहुत बढ़िया। छोटी सी देखिए यहाँ पे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है पालन पोषण करना, टू ब्रिंग अप, विकसित करना, टू डेवलप, संवर्धन करना, टू नरिश, शिक्षित करना, टू एजुकेट, प्रशिक्षित करना, टू ट्रेन, टू टीच, यानी कि सिखाना। शिक्षा का मतलब है सीखना, शिक्षा का मतलब है आगे बढ़ना, शिक्षा का मतलब है डिसिप्लिन में आना, अनुशासन में आना, ठीक है। इसको मैं और एक्सप्लेन करता लेकिन समय कम है, ठीक है, आपके पास भी समय कम है और मेरा उद्देश्य है कि मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आप सभी तक पहुंचा दूं। अब देखिए, आपको कोई भी टॉपिक हो उसकी दो परिभाषाएं तो आप रट्टा मार करके जाइएगा, क्योंकि देखिए जो आप बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं ना उसको एग्जामिनर नहीं देखता। एग्जामिनर क्या देखता है सर? एग्जामिनर देखता है कि इसने मेन पॉइंट क्या लिखा है। जैसे आपकी डेफिनेशन देखेगा एग्जामिनर, ठीक है, अगर आपकी डेफिनेशन अच्छी लिखी है ना तो बाकी पैराग्राफ नहीं पढ़ता, वो समझ जाता है बच्चा बढ़िया है, ठीक है। चलिए, भारतीय विद्वानों के अनुसार अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी कहते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से। ये परिभाषा किसकी है सर? ये परिभाषा महात्मा गांधी जी की, छोटी सी परिभाषा, बढ़िया परिभाषा है। और हाँ, ये मत सोचो कि बड़ी परिभाषा याद करें तभी नंबर, नहीं, चाहे एक लाइन की परिभाषा हो नंबर उतने मिलेंगे और काम उतना ही करेगी वो। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि सर्वोच्च शिक्षा वो है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में एक सामंजस्य स्थापित करने का काम करती है। अब कुछ वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन? अरस्तु के अकॉर्डिंग स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। वेरी सिंपल परिभाषा। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता, परफेक्शन प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य हैं। जॉन डीवी कहते हैं शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर कंट्रोल रखने वाली अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे, ठीक है। तो ये परिभाषाएं हैं, आप दो परिभाषाएं शिक्षा की, जो आपको बढ़िया लगे वो याद करके जाइएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा शिक्षा का संकुचित अर्थ, आपको पता है कि आपके 10 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट पूछे जाएंगे, ठीक है, और वो भी 4 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया, तो इसलिए बहुत डीपली, बहुत बढ़िया से पढ़ के जाओ। शिक्षा का संकुचित अर्थ देखिए, लॉन्ग आपका 15 नंबर में आता है ना। चलिए, और ये बताइए, अगर आप लोग ये जानना चाहें, हालांकि बीएड की कॉपी कैसे लिखी जाती है इस टॉपिक पर मैंने 7-8 वीडियो बनाए हैं, उनको देख लीजिए। या अगर आप लोग कमेंट करें कि सर एमजी की यूपी के अकॉर्डिंग अलग से बता दीजिए, तो मैं एक अलग से वीडियो बना करके प्रॉपर, है ना, मैं आपको बता दूंगा कि आपके जैसे 10 क्वेश्चन शॉर्ट हैं, 4 नंबर में है, तो उसके लिए आपको कितने पेज लिखना है। 15 नंबर का लॉन्ग है ना, उसमें आपके शायद 4 लॉन्ग हैं, ठीक है, तो 40 और 60, 100 नंबर का पेपर होता है। तो मैं आपको अलग से बता दूंगा कि एमजी केवीपी के विद्यार्थियों को इस प्रकार से कॉपी लिखनी चाहिए, अगर आप लोग मैसेज करेंगे तो, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ें ताकि मैं जो है कि क्लासेस लेकर के आ पाऊँ, ओके। चलिए, उनको शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सर हम एमजी केवीपी के विद्यार्थी, और आप कंटिन्यू क्लास करिए तो मैं आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? विद्यालय में प्रदान की जाने, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं बार बार क्योंकि ये एमजी केवीपी को लेकर के हमारी पहली क्लास है। हमने आज तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठ को प्रॉपर नहीं पढ़ाया है, लेकिन आज हम आपको ये पहली क्लास दे रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को जोड़ें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और हम आपको कंटिन्यू पढ़ा पाएँ। चलिए, विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा जिसमें सब कुछ पहले से
तय होता है, सब कुछ पहले से निर्धारित होता है, वह शिक्षा संकुचित शिक्षा कहलाती है। सर इसमें पहले से क्या तय होता है? इसमें पहले से आपका सिलेबस तय है, ठीक है, कि आपको इतना पढ़ना है, आपका टाइम फिक्स है कि आपको इतने बजे स्कूल पहुंचना है, इतने बजे छुट्टी हो जाएगी, और जो है कि 9:30 से 11:45 तक ये सर पढ़ाएंगे, ठीक है, 11:45 से 12:30 बजे तक ये सर पढ़ाएंगे, और 12 बजे आपका हाफ टाइम होगा। एवरीथिंग इज फिक्स। कौन टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, क्या है, सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, वह शिक्षा संकुचित शिक्षा कहलाती है। इसमें पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है, निश्चित शिक्षण विधियां होती हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किस टीचिंग मेथड के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। पाठ्यपुस्तकों की निश्चितता और बहुलता होती है, यानी कि फिक्स्ड होती है कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, बहुलता भी होती है, बहुत सारी किताबें होती हैं, जितना बच्चे का वजन नहीं उससे ज्यादा उसके बैग का वजन होता है। इसमें टीचर्स का मेन रोल होता है, शिक्षक जो है वो केंद्र में होता है, यहाँ पे अपने हिसाब से पढ़ाता है, अपने अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड अपनाता है। यह शिक्षा जीवन के कुछ ही वर्षों तक चलती है, क्योंकि भाई स्कूल जिंदगी भर तो नहीं जाते रहोगे ना, है ना, एक निश्चित समय तक ही जाओगे, कुछ ही वर्षों तक चलती है, अतः इसे पुस्तकीय ज्ञान एवं विद्यालयी शिक्षा की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विद्यालयी शिक्षा की परिभाषा लिखिए या विद्यालयी शिक्षा क्या है, इस पर अपने विचार दीजिए, तो आप यही लिखेंगे, संकुचित अर्थ में शिक्षा बालक के संपूर्ण विकास को करने में असफल या असमर्थ होती है, क्योंकि यहाँ पे टीचर का फोकस सिलेबस पर होता है, सिलेबस कंप्लीट कराने पर होता है। ठीक है, अगर टाइम पर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो ऊपर से प्रिंसिपल का डंडा है ना, तो यहाँ पे बच्चे का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता। बच्चे के अंदर जो नैतिकता लेकर के आनी है, बच्चे को जो एक्टिविटीज करानी है, प्रोजेक्ट वर्क कराने हैं, बच्चे को जो ग्रुप में सिखाना है, वो सब चीजें यहाँ पे नहीं हो पाती हैं, साइड हो जाती हैं। टीचर का मेन फोकस होता है कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करा दूं टाइम पे। इस शिक्षा का उद्देश्य निश्चित समय और निश्चित स्थान पर चलने वाली शैक्षिक प्रक्रिया है। निश्चित समय होता है, स्थान भी निश्चित होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक क्लास है, यहाँ पे ये क्या है कि टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ पे एक स्थान जो है वो निश्चित होता है कि आपको यही विद्यालय आना है, पढ़ना है, किताबें आपकी पहले से तय होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है? व्यापक मतलब होता है, व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य है जो हम सीखते हैं या अर्जित करते हैं, जो भी कुछ हम सीख रहे हैं वो शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अर्थात शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक सीमित नहीं रहती। मतलब कोई ये नहीं कि कोई पार्टिकुलर व्यक्ति आएगा वही हमको सिखाएगा कि हम इतने बजे ही सीखेंगे, ये स्थान होगा, नहीं, कुछ भी तय नहीं होता है। अपितु जिसके भी संपर्क में आकर बालक जो कुछ भी सीखता है वो शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। चाहे वो किसी के संपर्क में आकर के सीखे, चाहे अपने साथियों के या किसी चोर के संपर्क में आकर चोरी भी सीख रहा है तो वो भी यहाँ पे शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, बालक जो कुछ भी सीखता है वो शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। वो कहीं भी सीख रहा है, अपने घर परिवार में, गांव में, है ना, किसी का शादी पार्टी विवाह हुआ वहां गया, वहां उसने लोगों से सीखा, है ना, बर्थडे पार्टी में सीख रहा है, तो हर जगह बालक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। बालक जन्म लेता है तो वह असहाय शिशु होता है, उसी अवस्था से ही उसकी लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। व्यक्ति सजीव, निर्जीव, जीव जंतु, पौधे, पुष्प आदि सभी से कुछ न कुछ सीखता है तथा यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। बालक जिन व्यक्तियों और वस्तुओं के संपर्क में आता है वह ही उनके शिक्षक हैं। उसके जीवन भर के संपूर्ण अनुभव जो उसे सिखाते हैं वह भी शिक्षा ही है। बालक अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, वहाँ भी उसकी लर्निंग हो रही है। बच्चा किसी के बर्थडे पार्टी में गया, वहाँ भी सीख रहा है बच्चा। या फिर आप जो है कि किसी अपनी जो है ऑफिस की मीटिंग में है, वहाँ भी आप सीख रहे हैं। ये दादाजी बैठे हैं, इनका कल एग्जाम तो है नहीं, बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं, एग्जाम नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी ये पढ़ रहे हैं, ये आज भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये व्यक्ति अपना काम करते हुए सीख रहा है। तो ये शिक्षा का क्या है, व्यापक अर्थ हो जाता है। ये क्या है, ये शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है। अब शिक्षा अगर आपसे पूछ ले सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, क्योंकि आपका सिलेबस में है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के अलग अलग प्रकार,
ठीक है, तो वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, शिक्षा के अलग अलग रूप पूछ सकता है आपसे। देखिए, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज अ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस कैसे है, फटाफट निपटाते हैं। देखिए, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि जब दो या दो से अधिक, और हाँ, इसके सबसे बड़े जो है कि ये बात कहने वाले कौन है, आपके वाइगॉत्स्की, आपने सीटेट में आपको मिलेंगे वाइगॉत्स्की, हाँ बीएड में भी है। वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं, एक व्यक्ति समाज और संस्कृत से सीखता है, बालक अपने समाज से इंटरेक्शन करके सीखता है। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया होती है तो वह एक दूसरे की भाषा, विचार और आचरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। अगर हमारा आपका कनेक्शन हुआ है तो हम आपके विचारों को ग्रहण करेंगे, आप हमारे विचारों को ग्रहण करेंगे, आपके बोलने का स्टाइल, लहजा, आपके शब्द शायद हम सीखेंगे या हमारे आप सीखेंगे। तो ये सब चीज़ों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। अब जैसे लोगों के साथ, जैसे दोस्तों के साथ रहने लग जाते हैं, वैसे ही विचार, वैसे ही भावनाएं आपके अंदर आने लग जाती हैं। जैसे शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं, आप भी करने लगते हैं। आप बहुत शरीफ इंसान थे, दोस्ती हो गई गाली गलौच वाले से, तो आपके अंदर भी वो भाषा आने लगती है। फिर आप सोचते हैं यार ये तो मैं नहीं बोलता था, मेरे को तो शर्म लगती थी, अब मैं तो बेझिझक बोलता हूँ। तो यही रीजन है। इसी प्रभाव के फलस्वरूप सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और जब यह कार्य कुछ निश्चित उद्देश्यों को सामने रख करके किया जाता है तो उसे ही शिक्षा कहते हैं। मतलब जब हम कुछ निश्चित उद्देश्य को सामने रख करके कि हाँ हम इन उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, हम इन नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं, उसके लिए जब हम सीखते हैं तो फिर ये शिक्षा हो जाती है। मनुष्य अपने जन्म के साथ ही कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में उसकी इन शक्तियों का डेवलपमेंट होता है और इसी के कारण ही मानव व्यवहार में परिवर्तन आता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। शिशु जन्म के कुछ समय उपरांत ही ध्वनियों का उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है, पा, बा, मा, दा ऐसे बोलना शुरू कर देता है, परंतु उसे भाषा का ज्ञान तो आसपास के व्यक्तियों के संपर्क में आने से ही होता है कि हाँ इस चीज को ये कहते हैं, इसका नाम ये है, ये गिलास है, ये बॉटल है ना। वो कैसे सीखेगा? संपर्क में आकर के, दूसरे व्यक्तियों से संपर्क में आकर के। वह उन्हीं लोगों की भाषा का अनुकरण करता है जिनके संपर्क में बालक आता है। ठीक है। मनुष्य की संपूर्ण सहृदयता एवं संस्कृति का विकास सामाजिक प्रक्रिया का ही परिणाम है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है सर। क्या है? इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। कैसे है डायनामिक प्रोसेस भैया? समझो, यह संसार ही निरंतर गतिशील है और मनुष्य के स्वभाव में भी गतिशीलता का गुण विद्यमान है, अतः शिक्षा का अस्थिर होना स्वाभाविक है। शिक्षा सदैव गतिशील रहकर बालक को देश, काल और परिस्थिति के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस की ओर बढ़ाती है, अग्रसर करती है। समाज में निरंतर परिवर्तन के कारण शिक्षा के प्रारूप में भी परिवर्तन, जैसे जैसे हमारा समाज परिवर्तित होता रहता है, शिक्षा के फॉर्मेट में भी चेंजेस आते रहते हैं। जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे एनईपी जो है कि शिक्षा हमारी पुरानी थी, फिर उसके बाद चेंज हुई, फिर उसके बाद फिर एनईपी 2020 आ गई। तो समय के अनुसार शिक्षा भी उसमें भी बदलाव करना पड़ता है। अतः शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं टीचिंग मेथड्स आदि में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। निरंतर विकास परिवर्तन के कारण ही है और शिक्षा से विकास की गति भी प्रभावित होती है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है सर। क्या है ये? एजुकेशन एज अ बाइपोलर प्रोसेस है। कैसे? जॉन एडम्स के अकॉर्डिंग शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। चलिए, जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। क्या कहा है? जॉन एडम्स कहते हैं कि जो शिक्षा है ये द्विमुखी प्रक्रिया है सर। ठीक है। इसके अनुसार शिक्षा के दो पक्ष होते हैं। पहला, जो प्रभावित करता है, शिक्षक, टीचर क्या है? आपको प्रभावित कर रहा है, एक इसका स्तंभ हो गया। और द्वितीय वो जो प्रभावित होता है। कौन प्रभावित हो रहा है? शिक्षार्थी प्रभावित हो रहा है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा के दो ध्रुव हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। दोनों के सम्मिलित और सक्रिय सहयोग से ही शिक्षा की प्रक्रिया भी आगे बढ़ती है। अतः शिक्षा की प्रक्रिया में बालक और शिक्षक का समान महत्व है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के मध्य आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती है। एक मार्ग प्रदर्शक होता है तो दूसरा उसका अनुकरण करता होता है। यानी कि टीचर यहाँ पे मार्ग दिखाता है, बालक उसका क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। ठीक है। इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक टीचर होता है, एक बालक। दो ही ध्रुव के बीच में ये प्रोसेस चलता रहता है। टीचर पढ़ा रहा है, बालक सुन रहे हैं। ठीक है। इसमें तीसरे किसी चीज को इंक्लूड नहीं किया गया है।
चलिए, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यहाँ पे जॉन डीवी कहते हैं कि जॉन डीवी कहते हैं कि भैया जॉन एडम्स ऐसा है, तुम गलत कह रहे हो, शिक्षा द्विमुखी नहीं है। इन्होंने द्विमुखी प्रक्रिया का खंडन किया है। डीवी कहते हैं कि शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षक और बालक को ही महत्व प्रदान किया गया है, जबकि इस प्रोसेस में पाठ्यक्रम भी तो इंक्लूडेड है, क्योंकि बिना सिलेबस के कब तक टीचर बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाता रहेगा, बच्चे भी बोर हो जाएंगे, टीचर भी कहाँ तक सुनाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के इसमें सिलेबस इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे हम बच्चों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। डीवी का विचार है कि शिक्षा की प्रक्रिया में अध्यापक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया का कोई ना कोई आधार अवश्य होता है। जो टीचर बच्चों से जो इंटरेक्शन कर रहे हैं उसका कोई ना कोई बेस तो होगा ही, और वो आधार समाज है, क्योंकि बालक का विकास समाज में रहकर ही होता है। समाज द्वारा ही बदलती परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण विधियों को निर्धारित किया जाता है। अतः उन्होंने शिक्षा प्रक्रिया के 3 आधारभूत स्तंभ बताए हैं: शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। क्या बताया है? टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। टीचर होना चाहिए, किताब होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए। ये क्या है? ये शिक्षा के 3 ध्रुव हैं। ऐसा किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा। ठीक है, टीचर है, बच्चा है और उसके बीच इंटरेक्शन का माध्यम ये किताब है। तो एडम्स कहते हैं, जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन एडम्स कहते हैं कि द्विमुखी प्रक्रिया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, 5th पॉइंट कहता है कि शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। भैया मल्टीपोलर प्रोसेस है। कैसे मल्टीपोलर प्रोसेस है, समझते हैं इस चीज को। आधुनिक समय में शिक्षा का स्वरूप काफी बदला हुआ है। अब शिक्षा को केवल विद्यालय और पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों का भी शैक्षिक महत्व है। विद्यालय के अतिरिक्त अन्य औपचारिक और निरौपचारिक साधनों को भी शिक्षा का साधन माना जाता है। शिक्षा को बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में मान्यता प्रदान की जा रही है। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर साधनों के चयन की स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है। इसमें शिक्षा का प्रचलित स्वरूप पूर्णकालिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, पत्राचार द्वारा शिक्षा एवं सूचना के स्रोतों का उपयोग करने वाले स्व शिक्षा के अनेक रूप सम्मिलित हैं। स्व अध्ययन हेतु विभिन्न प्रकार की नई संस्थाओं और सेवाओं जैसे सूचना केंद्र, भाषा प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, तकनीकी प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं एवं अधिगम केंद्र, मुक्त विश्वविद्यालय, श्रव्य दृश्य साधन आदि के प्रयोग पर भी बल दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। जैसे हमने आपको संकुचित शिक्षा पढ़ाई थी, जिसमें सब कुछ तय होता है, यानी कि जो विद्यालय शिक्षा है वही संकुचित शिक्षा है। ठीक है, ये औपचारिक शिक्षा वही है विद्यालय शिक्षा। ठीक है, चलिए, संकुचित शिक्षा या औपचारिक शिक्षा लगभग सेम होती हैं। आइए समझते हैं फॉर्मल एजुकेशन क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जरूर यहाँ से। आज की जो मैं क्लास आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से ये मान के चलो कि 1 क्वेश्चन लॉन्ग और 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। मान के चलिए कि 20 से 25 नंबर आपके यहाँ पक्के होने वाले हैं इस वीडियो से। औपचारिक शिक्षा से अर्थ है कि इस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों को विद्यालय में टीचर्स के द्वारा एक निश्चित योजना और पाठ्यक्रम के अंतर्गत दी जाती, पहले से प्लान कर लिया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण की योजना पहले से ही बना दी जाती है कि बच्चे को कब क्या कैसे पढ़ाना है, और इसका उद्देश्य भी निश्चित कर दिया जाता है कि जो भी हम बच्चों को प्रोजेक्ट सिखा रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य को लेकर के चीज़ें बच्चों को सिखा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की शिक्षा को विद्यार्थी भी जानते बूझते प्राप्त करते हैं। ठीक है, बच्चा एक्टिव होकर के उसको सीखने का प्रयास कर रहा होता है। औपचारिक शिक्षा में विद्यार्थी को निश्चित समय पर नियमित रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा का प्रमुख साधन और केंद्र विद्यालय होते हैं, परंतु विद्यालय के साथ साथ पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अजायब घर, पुस्तकें आदि अन्य साधन भी होते हैं जिनसे विद्यार्थी ज्ञान का अर्जन करते रहते हैं। ये आपकी फॉर्मल एजुकेशन है, औपचारिक शिक्षा है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्यालय के अंदर ये शिक्षा दी जा रही है, औपचारिक शिक्षा है। बच्चा लैब में जाकर के जो है कि सीख रहा होता है, बच्चा लाइब्रेरी में जाकर के, पुस्तकालय में जाकर के सीख रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो बच्चा ज्ञान ग्रहण कर रहा है वो हमारी औपचारिक शिक्षा है। यहाँ बच्चा सीख रहा है, औपचारिक शिक्षा है। ये क्या है? औपचारिक शिक्षा है। ठीक है, उसके बाद अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, अनौपचारिक शिक्षा को अनियमित शिक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनियमित शिक्षा। इस प्रकार की शिक्षा जन्म भर चलती रहती है। सर, कब चलती है? जन्म भर चलती रहती है। इस प्रकार की शिक्षा में विद्यालय या शिक्षक की औपचारिकता बिल्कुल ना के बराबर होती है, और अनौपचारिक शिक्षा में बालक को हंसते, खाते, पीते, काम करते, उठते बैठते अचानक ज्ञान प्राप्त
होता रहता है, वो है ना, बच्चों के साथ खेलने जा रहा है या कहीं बाहर है, वहाँ भी वो सीखता रहता है। जैसा अभी हम लोग ऊपर शिक्षा का व्यापक अर्थ पढ़ रहे थे, ये बिल्कुल व्यापक अर्थ से मिलता जुलता है। अपने माँ बाप, मित्र, भाई बहन, पड़ोसी, समाज के बाकी व्यक्ति जिनसे भी बालक का परिचय होता है, वह सबसे कुछ न कुछ ज्ञान की बात ग्रहण करता रहता है। औपचारिक शिक्षा में कोई निश्चित योजना, निश्चित सीमा, निश्चित समय नहीं होता। बच्चे का परिवार, मित्र समूह, पड़ोसी, समाचार पत्र पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो, जनसंचार के अन्य साधन, दल, गुट, खेल, यानी कि चाहे उनका कोई भी ग्रुप हो, है ना, इनके माध्यम से बालक सीखता रहता है। ठीक है, बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में वहाँ भी सीख रहा है, टीवी देख रहा है वहाँ भी सीख रहा है, दोस्तों के साथ खेल रहा है वहाँ भी सीख रहा है। ये अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगी। अब आपसे नेचर ऑफ एजुकेशन पूछेगा कि शिक्षा की प्रकृति क्या होती है। देखिएगा, शिक्षा एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। इसके मुख्य 3 अंग होते हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और बाकी सिलेबस, आपका पाठ्य सामग्री। व्यापक अर्थ में शिक्षा समाज में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, परंतु संकुचित अर्थ में यह प्रक्रिया केवल विद्यालयों में ही चलती है। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते हैं। शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण उस समाज के धर्म, दर्शन, उसकी संरचना, संस्कृति, शासन तंत्र, अर्थतंत्र, वैज्ञानिक प्रगति आदि पर निर्भर करता है। ठीक है, शिक्षा का कार्य ऐसे मानवों का सृजन करना है जो एकीकृत होकर समाज का विकास कर सके। ओके, शिक्षा एक विज्ञान के रूप में कैसे है? शिक्षा के विज्ञान पक्ष को समझने के लिए हमें विज्ञान से संबंधित कुछ विशेषताएं पढ़नी पड़े। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि शिक्षा एक विज्ञान के रूप में कैसे है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि देखिए, व्यवस्थित ज्ञान का समूह है इसमें शिक्षा विज्ञान है, क्योंकि शिक्षा विशेषज्ञों के कई वर्षों तक किए गए शोध कार्यों एवं प्रयोगों के बाद ये सिद्ध हो चुका है कि शिक्षा भी व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। शिक्षा के सिद्धांत लगातार अवलोकन के पश्चात विज्ञान की तरह विकसित हो चुके हैं। शिक्षा के विभिन्न सिद्धांत तथा तकनीकों की पिछले कई वर्षों से निरंतर जांच करने के उपरांत उनके परिणामों का अध्ययन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन आदि इसके विषय रहे हैं। सार्वभौमिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि सार्वभौमिक, इनको जहाँ भी टेस्ट करो सेम ही आएगा इसका रिजल्ट। ये अधिक से अधिक परिस्थितियों में प्रत्येक जगह एक जैसा ही परिणाम देते हैं। शिक्षा के सिद्धांत भी विज्ञान के सिद्धांतों की तरह सार्वभौमिक होते हैं, जो कि सभी शैक्षिक इकाइयों द्वारा मान्य होते हैं। कारण और परिणाम संबंध की अगर हम बात करें तो विज्ञान के सिद्धांत हमेशा कारण और परिणामों के संबंधों की व्याख्या करते हैं। विज्ञान के रूप के कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। शिक्षा के सिद्धांतों को विशिष्ट समस्याओं के समाधान हेतु लागू करके उनके परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रभावी अभिप्रेरण छात्र की कार्यशाला को बढ़ा देता है। ठीक है, यानी कि जो प्रभावी अभिप्रेरणा होती है, जो इफेक्टिव मोटिवेशन होता है, जो बच्चा मोटिवेट होता है, इंस्पायर्ड होता है, तो उसके काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। और कमजोर नियोजन कार्यकुशलता को कम कर देता है। यह कमजोर नियोजन कारण है और कम कार्यकुशलता उसका क्या हो जाएगा, एक परिणाम हो जाएगा। तो कारण और परिणाम में अगर संबंध आ रहा है तो ये विज्ञान हो जाएगा। फिर है परिणामों के पूर्वानुमान की संभावना, यानी कि इसका रिजल्ट क्या होगा उसका पहले से ही अनुमान लगा लिया जाता है। जैसे कि वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, वैसे ही शिक्षा के किसी विशेष सिद्धांत को लागू करने पर प्राप्त होने वाले संभावित परिणामों का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा की विज्ञान है, क्योंकि शिक्षा में विज्ञान की लगभग सभी विशेषताएं विद्यमान होती हैं। ओके, अब देखिए, अब शिक्षा के कला के रूप में कैसे है, ये तो हमने समझा कि शिक्षा विज्ञान के रूप में है। अब शिक्षा कला के रूप में कैसे है? शिक्षा कला है अथवा नहीं, इसको भली भांति समझने के लिए आवश्यक है कि कला की विशेषताओं को शिक्षा में लागू किया जाए। जैसे एक व्यवहारिक ज्ञान की बात करते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। कला ये सिखाती है कि एक कार्य को प्रभावी ढंग से कैसे किया जाए, अच्छे तरीके से उसको हम कैसे कर सकते हैं, जिससे कि उसका बढ़िया से आउटपुट निकल सके। इस प्रकार शिक्षा के अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्य जो पहले से तय हैं, उनकी प्राप्ति हेतु कला का प्रयोग अर्जित ज्ञान को व्यावहारिक रूप से लागू करने से संबंधित है। व्यक्तिगत कुशलता की बात करें तो कला व्यक्तिगत कुशलता पर भी निर्भर करती है। ऐसा इसलिए है कि प्रत्येक कलाकार का काम करने का अपना अलग तरीका है। समान तकनीकी ज्ञान या योग्यता होने पर भी हर कलाकार की कार्यकुशलता और सफलता अलग अलग होती है।
यह उसकी व्यक्तिगत कुशलता पर निर्भर करता है कि वो खुद कितना स्किल्ड है। शिक्षा की परख किसी के तकनीकी ज्ञान के कुशलतापूर्वक उपयोग और न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन और लाभदायकता पाने की प्रवीणता से होता है। ठीक है, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी की बात करें तो कला वास्तव में सृजनात्मक है, क्रिएटिव है, क्योंकि प्रत्येक कलाकार के भीतर कुछ न कुछ सृजनात्मक तत्व विद्यमान रहते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया एक कला है जिसके अंतर्गत सौहार्दपूर्ण वातावरण के द्वारा कर्मचारियों को इस प्रकार अभिप्रेरित किया जाता है कि वे उपक्रम में अपनी श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करें। ठीक है, निरंतर अभ्यास के द्वारा सुधार, जिस प्रकार कला में निरंतर अभ्यास के द्वारा सुधार किया जाता है, उसी प्रकार शिक्षा में भी निरंतर अभ्यास के द्वारा सुधार होता है। उदाहरण के लिए एक गायक जिस प्रकार अभ्यास से अपने गायन में सुधार करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक अपने निरंतर अभ्यास से नए अनुभव प्राप्त करता है। इस प्रकार वह समस्याओं का समाधान अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर करता है। अतः शिक्षा एक कला है क्योंकि इसमें कला के भी गुण विद्यमान हैं, और विज्ञान है क्योंकि इसमें विज्ञान के भी गुण विद्यमान हैं। शिक्षा, शिक्षण, सीखना, ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के उद्देश्य समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। चलिए, आखिर शिक्षा के उद्देश्य क्या है, ये आपसे क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है कि व्यक्ति का होल डेवलपमेंट हो सके, अर्थात व्यक्ति का बौद्धिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास करना शिक्षा का ही उद्देश्य है। व्यावसायिक कुशलता की उन्नति, शिक्षा के माध्यम से बालकों में श्रम के प्रति आदर तथा रुचि उत्पन्न करके हस्तकला के कार्य पर बल देना चाहिए ताकि भविष्य में बालक व्यावसायिक कुशलता में उन्नति प्राप्त कर सके। ये शिक्षा व्यावहारिक उद्देश्य है। व्यावहारिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को ऐसी शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए ताकि बाद में भी जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। ऐसी शिक्षा बच्चे को प्रदान करो। ठीक है, नैतिक और चारित्रिक विकास हो सके। व्यक्ति के चरित्र का सीधा प्रभाव समाज और राष्ट्र पर पड़ता है कि आखिर उसका चरित्र कैसा है, ईमानदार है, बेईमान है, चोर है, डकैत है, क्या है। चरित्रवान व्यक्ति ही किसी समाज और देश की प्रगति के आधार होते हैं। यदि व्यक्ति ईमानदार है, अच्छा व्यक्ति है, भला व्यक्ति है, ठीक है, तो वो आगे हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को चरित्रवान बनाना है। समाजवादी समाज की स्थापना, शिक्षा द्वारा हमें ऐसे समाजवादी समाज की स्थापना करनी होगी जहाँ सभी जाति, प्रजाति, वर्ण, संप्रदाय के लोगों को सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त हों। भावात्मक एकता का विकास, शिक्षा के माध्यम से ही हम देशवासियों में पारस्परिक प्रेम, सहयोग, भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना, त्याग और देश पर मर मिटने की भावना को जागृत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने एजुकेशन क्या है इसको समझा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका दर्शन, फिलॉसफी का, ठीक है, उसको समझेंगे। ठीक है, तो चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ उसके शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप MG KVP के विद्यार्थी बढ़िया तरीके से हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक तो हमने कभी पढ़ाया नहीं, और क्योंकि MG KVP के इतने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े नहीं थे। ये पहली क्लास हमारी होगी थी, तो यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे तो हम फटाफट से आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग दर्शन कवर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शन का अर्थ क्या होता है, ठीक है, दर्शन का अध्ययन क्षेत्र क्या होता है, फिर दर्शन और शिक्षा का संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में है ना। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, पिछली बार भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। फिर उसके बाद हम लोग आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद समझेंगे, तो ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो और नोट्स के लिए जो यहाँ पे हमारा नंबर दिया गया है, यहाँ व्हाट्सअप करिए। हमने आपको बताया कि आपका पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड 2 सब्जेक्ट आपको मिल पाएंगे, वो अगर आप लेना चाहें तो यहाँ पे व्हाट्सअप करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा।